Hello everyone, this is Himanshu Sharma and the topic for today's video is what are debentures and bonds. आज अपन सीखेंगे कि FD से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस तरीके से मिल सकता है एंड बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर वे में. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स. तो सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन समझते हैं कि कंपनी जो होती है, एक कंपनी या तो इनिशियल स्टेज में हो, जैसे कि न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी अपना काम एक्सपैंड करना चाह रही हो, या फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा हो कंपनी के पास जिसके लिए उसको एक्सपेंसेस के लिए फ़ंड्स रेज़ करने की ज़रूरत हो. तो इनमें से कोई भी रीज़न हो, अगर किसी कंपनी को फ़ंड्स रेज़ करने हैं, खुद की कंपनी के अंदर पैसा लाना है, तो उसके पास दो तरीके हैं. या तो वो ओनर्स से पैसा मांगे या वो उधारी पे पैसा मांगे. ओनर्स कंपनी के केस में होते हैं शेयर होल्डर्स. तो ओनर्स फंड हुआ, शेयर होल्डर्स ने जब पैसा दिया तो उसको कहा जाता है ओनर्स फंड. इसी तरीके से अगर ओनर्स फंड के अलावा हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास हुआ बोरोड फंड्स का. अगर उसको एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए खुद की कंपनी के लिए तो वो उसको मार्केट से पैसा उधार में लेना पड़ेगा. अब बोरोड फंड्स दो तरीके से कंपनी के पास आ सकते हैं. या तो वो बैंक के पास जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाए, या किसी वेल्दी इन्वेस्टर के पास जाए जो उस कंपनी को लोन दे एंड वो कंपनी EMI या फिर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट के थ्रू उस लोन को चुका दे. एंड सेकेंड तरीका इसमें हुआ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का. तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू एक कंपनी नॉर्मल जनरल पब्लिक से भी पैसा उधार पे ले सकती है एंड जनरल पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी को पैसा उधार में दे सकते हैं एंड इंटरेस्ट कमा सकते हैं. अब इसी कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें अगर अपन एग्जाम्पल से समझें तो एक इन्वेस्टर है जिसने एक बॉन्ड खरीदा 1000 रुपीज फेस वैल्यू का, जिसपे 10% कूपन रेट थी, मतलब इंटरेस्ट रेट 10% थी. 10 इयर्स का टेन्योर था. तो इस केस में इन्वेस्टर को हर साल 100 रुपीज रिसीव होते रहेंगे एंड लास्ट में इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का भी रिपेमेंट हो जाएगा. तो ये कंसेप्ट था बॉन्ड का. एक डाउट यहाँ पे ये अराइज होगा कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, जनरली स्पीकिंग इंडिया में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर वन एंड द सेम थिंग. दीज टर्म्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. बट अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ तो कहीं पे तो डिबेंचर वर्ड यूज़ ही नहीं होता है, केवल बॉन्ड्स वर्ड यूज़ होता है. एंड कई कंट्रीज़ है जहाँ पे ऐसा होता है कि बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड लोन एंड डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड लोन. तो बॉन्ड्स के केस में अगर कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है तो वो किसी असेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर देगी. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अपन गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड को हम प्लेज करते हैं, उसके बदले में हमको लोन मिलता है. अगर लोन नहीं चुका पाए तो आपका गोल्ड सामने वाली कंपनी बेच सकती है. इसी तरीके से जब कोई कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो वो अश्योरिटी देती है बॉन्ड होल्डर्स को कि अगर हम ये रीपे नहीं कर पाए लोन तो इस असेट को आप बेच दीजिएगा, इस पर्टिकुलर असेट को आप बेच दीजिएगा एंड अपना आप जो भी रीपेमेंट आपका है इंटरेस्ट का एंड प्रिंसिपल का वो आप ले लीजिएगा. एंड डिबेंचर्स को जैसे अनसिक्योर्ड माना जाता है कुछ कंट्रीज़ में, तो उस केस में क्या होगा, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, मतलब अपने सारे असेट्स बेच रही होगी, तो उस वक्त जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आएगी पेमेंट लेने की, तो उस वक्त डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा. बट जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इंडिया के केस में सेम ही चीज़ को कहा जाता है. इन दोनों टर्म्स को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. इस चीज़ का और रेफरेंस देने के लिए मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 में जो डिबेंचर्स की डेफिनेशन दी हुई है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. इसका सिंपल भाषा में ये मतलब हुआ कि चाहे डिबेंचर स्टॉक कह लो, चाहे बॉन्ड्स कह लो, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जो ये बताता है कि कंपनी ने लोन लिया है, डेट लिया है और उसके अगेंस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करा है. अब चाहे उस लोन के बदले में उस कंपनी ने किसी असेट को गिरवी रखा है या नहीं रखा है, मतलब सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, उससे मतलब नहीं है. इन सभी चीज़ों को डिबेंचर्स कहा जाएगा.
कंपनीज एक्ट के तहत। ये जो बॉन्ड्स है ये कंपनीज भी इशू करती है एंड गवर्नमेंट भी इशू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली सिक्योर ज़्यादा माने जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कभी, जैसे आप जानते हैं, बैंकरप्ट नहीं होगी एंड कंपनीज कुछ केसेस में बैंकरप्ट हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना अनसिक्योर है, क्योंकि कंपनीज के केस में क्रेडिट रेटिंग होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग होती है। तो जो AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं या AA रेटेड बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं। उस केस में माना जाता है कि कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। तो उस केस में आप डेफिनेटली कंपनी के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं जिन बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स के काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा कि क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से। तो ये कुछ तरीके के बॉन्ड्स हुए। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशू करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है कुछ केस में बैंक लोन से, क्योंकि बैंक लोन जनरली डिबेंचर्स के कंपैरिजन में कम टेन्योर का होता है एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है। तो इसलिए डिबेंचर्स इशू करना बेटर ऑप्शन होता है कंपनीज़ के लिए कुछ केस में। एंड अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो डिबेंचर्स शेयर्स से ज़्यादा सेफ़ माने जाते हैं, क्योंकि इस केस में आपको पता होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा एंड प्रिंसिपल भी कितना आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर। और शेयर्स के केस में आपको ये नहीं पता होता कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा या फिर उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कितनी फ्लक्चुएट करेगी और कितनी रहेगी आज के 1-2 साल बाद। तो आप खुद का जब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें तो आप ये देखें कि आपकी कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है एंड आपकी एज क्या है। उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी डिसीजंस मैटर करते हैं। जैसे कि जनरली ऐसा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा आपकी एज होती है, जितना आप रिटायरमेंट के पास होते हैं, तो उतना ज़्यादा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना बेटर होता है, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योर्ड माना जाता है। एंड जितनी आपकी यंग एज है आप उतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बट जनरली ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आपका बिहेवियर क्या है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है ये सब, कि आपको कितना % अपने फ़ंड शेयर्स में लगाने चाहिए, कितने % म्यूचुअल फंड्स, कितने % बॉन्ड, कितने % आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारा आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपकी एज एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और बॉन्ड्स एकदम 100% सेफ़ नहीं माना जा सकता, इसमें भी कुछ रिस्क हैं। अगर रिस्क को मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 3 रिस्क में उसको डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट हो गया डिफ़ॉल्ट रिस्क, कि मतलब आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने किसी कंपनी को उधार पे पैसा दे दिया, वो कंपनी डूब गई, तो उस केस में हो सकता है आपको कुछ भी पैसा ना मिले। एंड दूसरा रिस्क हुआ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इस केस में क्या होता है, जो डिबेंचर होता है, अगर आपने मान लीजिए किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट करा 10 साल के लिए एंड वो 7% कूपन रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 7% इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा। बट आज के 3 साल बाद अगर FD पे ही आपको 8% रेट मिल जाए, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है 8 या 9% हो जाए, तो उस केस में आप 10 साल के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट में फंस गए जहाँ पे आपको केवल 7% रिटर्न मिलेगा। इस केस में आप निकल तो सकते हैं बॉन्ड से, क्योंकि बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में भी आप बेच सकते हैं, बट उसकी प्राइस आपको काफ़ी कम मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केट की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है बॉन्ड की प्राइस उतनी ही कम हो जाती है। तो ये एक रिस्क हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिस केस में मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाती है बॉन्ड से भी, तो उस केस में आप लॉस के पोजीशन में रहेंगे। एंड तीसरा रिस्क हुआ इन्फ्लेशनरी रिस्क। इन्फ्लेशनरी रिस्क में जैसे आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, जैसे कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट करा 10 साल के लिए एंड आपको 5% कूपन रेट से 5% इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता जा रहा है, बट इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल 6%, 7%, 8% बढ़ते जा रही है, तो उस केस में आपको नेगेटिव रिटर्न फेस करने को मिलेगा, क्योंकि आप जितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रही है, तो आपको इस तरीके से नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से। इंटरेस्ट रेट हर बॉन्ड पे अलग अलग होगा, हर कंपनी के बॉन्ड पे अलग अलग होगा। जनरली ऐसा देखा गया है, जिस कंपनी की पुअर क्रेडिट रेटिंग होती है उसके इंटरेस्ट रेट हाई होगी, क्योंकि उस केस में आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा ताकि आप इंड्यूस हों उस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने में। एंड जनरली ऐसा भी देखा गया है कि डिबेंचर का टेन्योर जितना लेंदी होगा उतना ही ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, क्योंकि जितना लेंदी उसका टेन्योर होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं इन्फ्लेशनरी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क होने के, जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट हाई रखी जाती है हाई टेन्योर बॉन्ड्स में। बट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सामने वाली कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, एंड उसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करके चलिए।
मतलब जैसे कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो ऐसा नहीं हो कि सामने वाली कंपनी के आपने 5 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए। इससे बेटर ये होगा आप 5 अलग अलग कंपनीज चुनें एंड उनके बॉन्ड्स में 1-1 लाख रुपए ईच इन्वेस्ट करें। तो इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा कि अगर एक कंपनी डिफ़ॉल्ट भी हो गई और वो आपका अमाउंट नहीं चुका पाई तो बाकी 4 कंपनी से आप ठीक ठाक रिटर्न कमा लेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। ये मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल खोल रखा है, यहाँ पे ये टेबल दी हुई है। ये क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की, जो कि किसी बॉन्ड या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को बताती हैं कि इनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब इनको एक रैंक असाइन करती हैं कि क्या चांसेस है ये कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। जो कंपनी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसको उतनी अच्छी रैंक दी जाएगी एंड सिमिलरली जो डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी होगी उसको उतनी ही बुरी रैंकिंग दी जाएगी। तो सबसे अच्छी रैंकिंग होती है AAA, हाईएस्ट सेफ्टी वाली मानी जाती है इनको। तो AAA रेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं वो हाईएस्ट सेफ्टी वाले माने जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं AA रेटेड, उसके बाद आते हैं A, फिर BBB, BB, सिंगल B, C एंड D। तो जो D रेटिंग है ये आप समझ चुके होंगे, जो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है या फिर हाई एक्सपेक्टेंसी है उसके डिफ़ॉल्ट करने की, उसको D रेटिंग दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग आर इन डिफ़ॉल्ट और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सून। तो ये क्रेडिट रेटिंग इस तरीके से होती है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि केवल जो आपको इंटरेस्ट रेट दिख रही है जैसे कि 6% या 7%, ये चीज़ FD के लिए भी अप्लाई होती है कि जितनी भी आपको इंटरेस्ट रेट दिख रही है वो आप हमेशा आफ्टर टैक्स देखिए। आपको ये तो दिख रहा है आप 6% कमा रहे हैं, बट अगर आप 30% की स्लैब रेट में हैं तो आप 1.8 उसमें से माइनस कर दीजिए तो 4.2 बचा, तो 4.2% आप कमा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। In this video we have discussed what are bonds and debentures, so that was the overview of this topic. Now how to invest in bonds and debentures I'll cover in future videos, so stay tuned for that and subscribe to my channel for more such videos, and please like and share this video if you like this video. So that's for today. This is Himanshu Sharma. Have a nice day.